नमस्कार दोस्तों, मैं सुप्रिया स्वागत करती हूँ आपका डिकोड एग्जाम के डेली करंट अफेयर की क्लास में। दोस्तों, क्लास स्टार्ट करने से पहले आप सभी लोगों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। आज का दिन आप सभी लोगों के लिए मंगलमय हो। आप लोगों के जीवन में माता रानी की कृपा ऐसी ही बनी रहे, आप लोग अपने जीवन में सफल होइए, यही मेरी शुभकामनाएं हैं आप सभी लोगों के लिए। तो दोस्तों, आप सभी लोगों को हैप्पी दीपावली। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों अपनी क्लास स्टार्ट। चूंकि आज की क्लास में दोस्तों हम बात करेंगे 12 नवंबर से रिलेटेड करंट अफेयर को। तो चलिए दोस्तों, जल्दी से सेशन से आप सब लोग जुड़ जाइए, सेशन को आप सब लोग शेयर कर दें। और जैसा कि मैं उम्मीद कर रही हूँ, आज चूंकि आप लोग बहुत व्यस्त होंगे, तो कोशिश करिएगा कि टाइम निकाल करके जो है डेली करंट अफेयर की पीडीएफ को भी जो है रीड कर लीजिएगा, अपनी शॉर्ट नोट्स बना लीजिएगा। तो पीडीएफ के लिए जो है आपको डिकोड एग्जाम के टेलीग्राम ग्रुप पे पीडीएफ जो है प्रोवाइड किया जाता है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, तो वहां से जो है पीडीएफ को डाउनलोड करिए, अपनी शॉर्ट नोट्स बनाइए और रिवीजन करिए। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों अपनी क्लास। और आज की क्लास में हमारा सबसे पहला प्रश्न है कि दुनिया में सबसे लंबे समय तक शासन करने वाली महिला प्रमुख कौन बनी है। तो सबसे ज्यादा जो है समय तक, ठीक है, प्रशासन चलाने वाली दुनिया की जो प्रमुख महिला बनी है दोस्तों, कौन बनी है, ऑप्शंस आपके सामने है। और इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना। तो देखिए, टाइम्स मैगजीन ने अभी हाल ही में अपनी कवर फोटो पे, ठीक है, जो प्रधानमंत्री हैं बांग्लादेश की शेख हसीना, उनकी जो है फोटो लगाया है। और यहाँ पे इनकी उम्र की बात करें तो 76 उम्र की जो है ये। और ये बांग्लादेश के इतिहास में देखा जाए सबसे लंबे समय तक शासन करने वाली ये प्रमुख हो गई हैं। इतना ही नहीं दोस्तों, ये दुनिया की सबसे लंबे समय तक शासन करने वाली ये महिला प्रमुख बन गई। कौन दोस्तों? बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना। अगर हम इनके राजनीतिक इतिहास की बात करें दोस्तों, तो ये एक प्रमुख हस्ती रही है। और ये जो है बांग्लादेश की जब प्रधानमंत्री बनी है 2009 से जो है ये वर्तमान समय तक 2009 से लेकर के अभी तक जो है ये बांग्लादेश की प्रधानमंत्री के रूप में ये कार्यरत है। और इतना ही नहीं दोस्तों, इसके पहले भी यानी कि 1996 से लेकर के 2001 तक भी ये बांग्लादेश की प्रधानमंत्री रही हैं। अगर हम उनके राजनीतिक इतिहास के बारे में बात करें, यात्रा के बारे में बात करें, तो उन्होंने देखा जाए जो प्रतिष्ठित नेता है, देखिए यहाँ पे मार्गरेट थ्रेचर दोस्तों, आयरन लेडी के नाम से इनको जाना जाता था। ये इंग्लैंड की प्रधानमंत्री थी और भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री यानी कि इंदिरा गांधी की तुलना में भी इन्होंने जो है अधिक चुनाव जीते। किन्होंने दोस्तों? शेख हसीना ने। ठीक है, तो इन लोगों की तुलना में जो प्रतिष्ठित नेता है, ठीक है, महिला वर्ग की जो प्रतिष्ठित नेता है दुनिया में, उनसे भी अधिक इन्होंने क्या जीता है दोस्तों? चुनाव जीता है। और इन्होंने कार्यकाल की अगर बात करें, कार्यकाल में इन्होंने कई कार्यकाल और जो है लचीलेपन की प्रतिष्ठा के साथ देखा जाए, इन्होंने जो है बांग्लादेश का नेतृत्व बहुत ही अच्छे से संभाला है। तो यहाँ पे दोस्तों ध्यान रखिएगा कि सबसे अधिक जो है लंबे समय तक शासन करने वाली जो है महिला प्रमुख बनी है दोस्तों बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना। ठीक है, तो ये था पहला प्रश्न। अब बात करते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न है हमारा कि भारत और किस देश की नौसेनाओं ने कारपेट और एक्सरसाइज बोंगो सागर अभ्यास किया है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे डिफेंस से रिलेटेड क्वेश्चन, आज बहुत सारे क्वेश्चन हम डिफेंस से रिलेटेड डिस्कस करेंगे। और ये एक्सरसाइज है जो कि नौसेनाओं के बीच में है, क्या नाम है? कारपेट और एक्सरसाइज, ठीक है, बोंगो सागर। और ये बोंगो सागर भारत और किस देश के बीच में आयोजित किया गया है? ऑप्शंस आपके सामने है और इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों बांग्लादेश। भारत और बांग्लादेश के बीच में। ठीक है, देखिए ये दूसरा क्वेश्चन है जो कि बांग्लादेश से संबंधित है। तो यहाँ पे भारतीय नौसेना और साथ ही साथ दोस्तों ध्यान रखिएगा बांग्लादेश की नौसेनाओं के बीच में, ठीक है, एक द्विपक्षीय अभ्यास किया गया है। और उसमें क्या नाम है दोस्तों? बोंगो सागर है। ठीक है, जिसका चौथा संस्करण जो है आयोजित किया गया भारतीय नौसेना और बांग्लादेश की नौसेना के बीच में। ध्यान रखिएगा बोंगो सागर के चौथा संस्करण था। और इतना ही नहीं, दोनों ही देशों की जो नौसेना है उनके बीच में कोऑर्डिनेट पेट्रोल जो कि एक समन्वित गश्ती है कारपेट, जिसका 5वां संस्करण जो है आयोजित किया गया है। ये 7 से लेकर के 9 नवंबर के बीच में आयोजित किया गया। कहाँ किया गया? उत्तरी बंगाल की खाड़ी में। ठीक है, तो बे ऑफ बंगाल में। ठीक है, ध्यान रखिएगा बे ऑफ बंगाल में। ठीक है, बोंगो सागर का चौथा संस्करण। और यहाँ पे बात करें कारपेट का जो है 5वां संस्करण आयोजित किया गया। किनके बीच में? तो भारतीय नौसेना और बांग्लादेश की नौसेना के बीच में। दोनों देशों की नौसेनाओं ने अंतरराष्ट्रीय समुद्री सीमा रेखा के आसपास संयुक्त गश्त की। और बाद में देखा जाए तो इंटरऑपरेबिलिटी बढ़ाने के लिए भी समुद्री अभ्यास दोनों देशों ने किया है। भारतीय नौसेना के जहाज ने देखा जाए तो कुठार, ठीक है, कि जहाज कौन से? कुठार है, क्लिल्टान है, समुद्री गश्ती विमान है डोर्नियर ने। बांग्लादेश नौसेना की जहाज अबू बकर, ठीक है, अबू उबैदा और एमपीए के साथ जो है अभ्यास में भाग लिया। तो ये भारतीय सेना की तरफ से किस किस जहाज ने भाग लिया और उधरी नौसेना भारतीय, यहाँ पे बांग्लादेश की नौसेना में से किस जो है जहाजों ने भाग लिया, यहाँ पे ये दिया हुआ है। ठीक है,
ये ध्यान रखिएगा, बांगो सागर जो है भारतीय और बांग्लादेशी नौसेनाओं के बीच में होने वाला अभ्यास है। यहाँ पे कुछ अन्य अभ्यास भी दिए हुए हैं, ठीक है, एक्सरसाइज दिए हुए हैं, और किसके किसके साथ भारत जो है किन देशों के साथ एक्सरसाइज करता है। सबसे पहले अभ्यास की बात करें तो संप्रीति अभ्यास है दोस्तों, जो भारत और बांग्लादेश के बीच में आयोजित की जाती है। वही बात करें मित्र शक्ति, जो कि भारत और श्रीलंका के बीच में, भारत और श्रीलंका के बीच में एक अन्य अभ्यास है जिसका नाम है स्लाइनेक्स, ठीक है। अगला है, देखिए मित्र शक्ति जो है भारत और श्रीलंका, और मित्र एक्सरसाइज, मैत्री एक्सरसाइज की अगर आपसे बात किया जाए तो भारत और थाईलैंड के बीच में। श्याम एक्सरसाइज भारत और थाईलैंड के बीच में। वज्र प्रहार और युद्धाभ्यास की बात करें तो ये ध्यान रखिएगा अमेरिका और भारत के बीच में। अमेरिका के साथ एक और भी भारत का सामना करो अभ्यास भी है, ठीक है। खाना बदोशी, ठीक है, जिसको हम नोमैडिक एलिफेंट कहते हैं, भारत और मंगोलिया के बीच में। गरुड़ शक्ति अभ्यास की बात किया जाए दोस्तों तो ये जो है भारत और इंडोनेशिया के बीच में आयोजित होने वाला अभ्यास है। तो यहाँ पे एक संप्रीति अभ्यास भी हमें देखने को मिला है जो भारत और बांग्लादेश के बीच में आयोजित किया जाता है, ठीक है। चलिए दोस्तों, अन्य प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किस संस्था के द्वारा वैश्विक बौद्धिक संपदा संकेतक जारी किया गया है। तो बौद्धिक जो है विश्व बौद्धिक संपदा संकेतक किस देश के द्वारा किस संस्था के द्वारा जारी किया गया है। ऑप्शंस आपके सामने दोस्तों, वीडियो को शेयर करते रहिए, साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में आंसर करते रहिए। और इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों वीपो, ठीक है, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा जो है इस जो है ये जो है प्रॉपर्टी इंडिकेटर जो है, जो कि विश्व बौद्धिक संपदा संकेतक जो है रिपोर्ट जारी की गई है। तो ये ध्यान रखिएगा वीपो, जिसे हम कहते हैं विश्व बौद्धिक संपदा संगठन, इसके द्वारा हर साल दोस्तों विश्व बौद्धिक संपदा संकेतक, जिसे हम क्या कहते हैं वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडिकेटर जो है रिपोर्ट जारी किया जाता है। और इस रिपोर्ट के बारे में बात करें दोस्तों तो ये देखिए पेटेंट के आधार पे कौन सी कितने जो है नए जो है इनोवेटर्स जो होते हैं, जो इनोवेटर्स होते हैं उनको पेटेंट करने के आधार पे ये रिपोर्ट जारी किया जाता है। और इसमें भारतीय और चीनी इनोवेटर्स के कारण जो है वैश्विक पेटेंटिंग गतिविधि में नए रिकॉर्ड जो है शामिल हुए हैं। तो एक तरीके से इसमें ये बताया जा रहा है कि इस बार जो है भारतीयों ने और चीनियों ने, यानी कि चीन की कंपनियों ने मिलकर के कई सारे जो है इनोवेटर्स के पेटेंट को लेकर के जो गतिविधि दर्ज की है वो एक तरीके से अपने आप में रिकॉर्ड बना है। यहाँ पे ट्रेडमार्क और डिजाइन के लिए वैश्विक जो है फाइलिंग के रिकॉर्ड के बावजूद देखा जाए तो दुनिया भर में इनोवेटर्स ने लिखी के कितने पेटेंट के लिए आवेदन जमा किए 2022 में, तो 3.46 मिलियन पेटेंट जो है आवेदन जमा किए गए हैं। जिसमें से सबसे जो अग्रणी देश कौन से रहे, सबसे अधिक जो पेटेंट फाइलिंग की गई किन देशों के द्वारा, तो चीन सबसे आगे है दोस्तों, वहीं अमेरिका है, फिर जापान, फिर कोरियाई गणराज्य, फिर जर्मनी। इन्होंने 2022 में इन देशों ने सबसे ज्यादा जो है पेटेंट फाइल किया है। और इसमें से भी सबसे ज्यादा अगर वैश्विक जो पूरा पेटेंट आवेदन में देखा जाए तो 50% जो हिस्सेदारी है दोस्तों वो चीन की। तो चीन की हिस्सेदारी सबसे ज्यादा है पेटेंट के मामले में। चीन में जो स्थित आवेदक है उन्होंने देखा जाए कितने आवेदन जो है पेटेंट आवेदन किए थे, दायर किए थे 2022 में, तो लगभग 1.58 मिलियन जो है पेटेंट आवेदन दायर किए। भारत के निवासियों के द्वारा देखा जाए 2022 में कितने जो है वृद्धि दर्ज की गई है पेटेंट आवेदन में, 2022 में 31.6% की वृद्धि जो है दर्ज की गई है। और विश्व में किसी भी देश के लिए सर्वाधिक है। तो अगर पूछा जाए सर्वाधिक वृद्धि किस देश के द्वारा दर्ज किया गया तो भारत के द्वारा दर्ज किया गया, ठीक है, पेटेंट आवेदन में। बौद्धिक संपदा की बात करें दोस्तों तो ये क्या, ये अधिकार आवेदन अग्रलिखित, ठीक है, अग्रलिखित के तहत दायर किए जाते हैं। पेटेंट, ट्रेडमार्क, औद्योगिक डिजाइन, प्लांट वेराइटीज और भौगोलिक संकेतक जो है इसमें शामिल है, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा दोस्तों, बौद्धिक संपदा जो है यहाँ पे विश्व बौद्धिक संपदा संगठन की बात करें तो इसी के द्वारा जो है ये रिपोर्ट विश्व बौद्धिक संपदा संकेतक जारी किया जाता है। पेटेंट के आधार पे दिखाया गया है कि दुनिया में सबसे ज्यादा जो पेटेंट दाखिल किए गए हैं 2022 में, उसमें चीन में किया गया, वृद्धि जो सबसे ज्यादा दर्ज की गई है वो भारत की तरफ से दर्ज की गई, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों की किस देश की साप कंपनी रक्षा परियोजना में भारत की पहली 100% एफडीआई फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हासिल करने वाली कंपनी बन गई है। तो सबसे ज्यादा एफडीआई देखिए यहाँ पे रक्षा क्षेत्र में पहली बार जो है जिस कंपनी ने 100% एफडीआई हासिल किया है उसका नाम है साप। और ये किस देश की कंपनी दोस्तों, क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है। तो ये किस देश की जो है रक्षा कंपनी, तो ये ध्यान रखिएगा स्वीडन की है दोस्तों, स्वीडन की रक्षा कंपनी है। तो पहली बार ऐसा हो रहा है दोस्तों कि भारत में रक्षा उद्योग में, ठीक है, 100% एफडीआई को क्या किया गया, मंजूरी दी गई है। तो प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को जो है मंजूरी दिया गया है रक्षा उद्योग में, ऐसा पहली बार हो रहा। और किस कंपनी ने ये हासिल किया है, ये तो स्वीडिश कंपनी है दोस्तों जिसका नाम है साप। इसने रक्षा परियोजना में भारत का पहला जो है 100% जो है एफडीआई हासिल किया है, ठीक है।
और यह मंजूरी कहाँ पे मिली है? तो यह मंजूरी हरियाणा में एक फैक्ट्री की स्थापना करने के लिए जो है दी गई है। ठीक है, यह मंजूरी जो दी गई है, इस फैक्ट्री में देखा जाए एंटी आर्म, एंटी टैंक बंकर और कार्ल गुस्ताफ M4 रॉकेट जो है लॉन्चर का भी निर्माण किया जाना है। भारत ने अभी तक देखा जाए रक्षा उद्योग में, अभी तक देखा जाए तो रक्षा उद्योग में जो भारत में कितना एफडीआई थी दोस्तों, तो 74% थी, अब 100% हो गई। ठीक है, पहली बार। तो ये जो कि 2015 में जो कि इसमें संशोधन भी किया गया था, एफडीआई मंजूरी के नियमों में ढील भी दी गई थी, लेकिन अभी तक जो है किसी भी विदेशी कंपनी को 100% की एफडीआई नहीं मिली थी। अब जाकर के पहली बार जो 100% की एफडीआई की अनुमति दी गई है साब कंपनी को, और ये ऐसा पहला मौका है दोस्तों, एक स्वीडिश कंपनी है साब, जिसने रक्षा परियोजना में भारत का पहला जो है 100% एफडीआई हासिल किया है। और ये कंपनी कहाँ पे अपनी फैक्ट्री स्थापित करेगी? तो हरियाणा में करेगी। ठीक है, और ये क्या नाम होगा? साब FA, ठीक है, ठीक है, FFV इंडिया पंजीकृत की गई है। और ये कंपनी जो है अपना उत्पादन कब से शुरू करेगी? तो 2024 यानी कि अगली साल करेगी। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन जरूर एग्जाम में पूछे जाते हैं दोस्तों। तो साब जो है कंपनी, ये ध्यान रखिएगा, इसको 100% जो है इसने, ये इंडिया की पहली कंपनी बन गई है जिसने 100% एफडीआई जो है डिफेंस प्रोजेक्ट में प्राप्त किया है। ठीक है, यहाँ पे हम बात कर लेते हैं कौन कौन से जो है शीर्ष सबसे ज्यादा जो एफडीआई वाले देश है, सबसे ज्यादा एफडीआई भारत में कहां से आता है? तो सिंगापुर से आता है। 3 जो है शीर्ष देश हमें देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे जो है बात करते हैं सिंगापुर की। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा सिंगापुर में 27.01% है, संयुक्त राज्य अमेरिका की बात करें 17.94% है, और मॉरिशस 15.98% है। और सबसे ज्यादा एफडीआई किस राज्य में आया है? तो कर्नाटक में आया है दोस्तों, 37.55% है। फिर सेकंड नंबर पे महाराष्ट्र है, 26.26% है, और फिर दिल्ली है, 13.93% है। तो ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये चार्ट याद रखिएगा। ये पूछा जाता है कि किस देश से एफडीआई का स्रोत सबसे ज्यादा रहा है और किस राज्य में सबसे ज्यादा एफडीआई आई है। ठीक है, चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न है हमारा कि राष्ट्रीय मानवाधिकार संस्थानों के 14वें अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ है? तो यहाँ पे राष्ट्रीय मानवाधिकार संस्थानों का जो 14वां अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया है दोस्तों, वो डेनमार्क की कैपिटल है कोपेनहेगन में इसका आयोजन किया गया। तो यहाँ पे दोस्तों ध्यान रखिएगा, ये जो है बात करते हैं दोस्तों किसकी, जो राष्ट्रीय मानवाधिकार संस्थानों के जो 14वें अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन का जो आयोजन हुआ है वो डेनमार्क में हुआ। इसको संबोधित किसने किया? तो भारत के न्यायमूर्ति है दोस्तों अरुण मिश्रा ने भारत की तरफ से, ठीक है, इसको संबोधित किया। डेनमार्क के जो कोपेनहेगन में इसका सम्मेलन किया गया, जो राष्ट्रीय मानवाधिकार संस्थानों का जो 14वां अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन था उसका आयोजन हुआ। और राष्ट्रीय मानवाधिकार के जो अध्यक्ष है दोस्तों वर्तमान में, जिनका नाम है, ठीक है, न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा, उन्होंने इस सम्मेलन को क्या किया? संबोधित किया। ये ध्यान रखिएगा, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन है? न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा है। सम्मेलन का दोस्तों विषय क्या था? अत्याचार और अन्य दुर्व्यवहार, ठीक है, राष्ट्रीय मानवाधिकार, ठीक है, आयोग की भूमिका। सम्मेलन जो है दोस्तों 6 से लेकर के 9 नवंबर तक आयोजित किया गया। किसके द्वारा आयोजित किया गया था? तो ग्लोबल अलायंस फॉर नेशनल, ठीक है, ह्यूमन राइट्स इंस्टीट्यूशन के द्वारा जो है इस सम्मेलन का आयोजन किया गया। अगर हम मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम की दोस्तों बात करें, यहाँ पे देखिए हम बात करें एक आयोग के बारे में, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के बारे में। तो देखिए राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की जो दोस्तों स्थापना की गई थी वो 12 अक्टूबर को किया गया था, 1993 में किया गया था। किस अधिनियम के प्रावधानों के तहत किया गया था? तो मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के प्रावधानों के तहत जो है इसका जो है स्थापना किया गया था 1993 में, ध्यान रखिएगा। ठीक है, और आगे चल करके इसमें जो है संशोधन भी किया गया। ठीक है, मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम में 2006 में, फिर मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 2019 में जो है इसमें संशोधन भी किया गया। और ये एक बहुसदस्यीय निकाय, अगर हम राष्ट्रीय मानवाधिकार, ठीक है, आयोग के गठन के बारे में बात करें तो बहुसदस्यीय निकाय यानी कि इसमें बहुत सारे सदस्य होते हैं, जिसमें से एक अध्यक्ष होते हैं और 4 सदस्य होते हैं। और ये जो है अध्यक्ष जो होते हैं दोस्तों वो कौन होते हैं? तो जो भारत के मुख्य न्यायाधीश रहे हो या फिर जो है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश रहे हो वो उसके अध्यक्ष बनते हैं। अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है दोस्तों? तो एक 6 सदस्यीय समिति का गठन किया जाता है। ठीक है, किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा। और इस समिति का, ये जो 6 सदस्यीय समिति होता है दोस्तों, इस समिति की अध्यक्षता किसके द्वारा की जाती है? तो प्रधानमंत्री के द्वारा इसकी अध्यक्षता की जाती है। और इसमें प्रधानमंत्री के अलावा और कौन कौन लोग हैं, यानी कि 6 सदस्य हैं तो कौन? एक तो लोकसभा का अध्यक्ष है, फिर राज्यसभा के उपसभापति हैं, संसद के दोनों सदनों यानी कि लोकसभा राज्यसभा के जो विपक्ष के नेता हैं वो, और केंद्रीय गृह मंत्री जो है इसमें शामिल होते हैं। और इसी समिति की सिफारिशों के आधार पर राष्ट्रपति जो है, ठीक है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति करता है। और ध्यान रखिएगा इस समिति की जो अध्यक्षता की जाती है प्रधानमंत्री के द्वारा।
अगर हम बात करें राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों के कार्यकाल दोस्तों कितना रहता है, तो 3 वर्ष या फिर 70 वर्ष की आयु, जो भी पहले होगा उस पद पर जो है ग्रहण करे रहेंगे। ठीक है, तो ये आयोग बेसिकली आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और इंपॉर्टेंट ये भी है कि इस समय वर्तमान में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष हैं कौन, न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा, जिन्होंने जो है 14वें राष्ट्रीय सम्मेलन में, ठीक है, राष्ट्रीय मानवाधिकार संस्थानों का जो सम्मेलन था जो कि कोपेनहेगन में आयोजित किया गया, उसमें भारत की तरफ से इन्होंने संबोधित किया। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों की CADA, ठीक है, CFDA फैशन आइकन पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली एथलीट कौन बन गई, ध्यान रखिएगा कौन बन गई, तो ये ध्यान रखिएगा टेनिस प्लेयर है दोस्तों, ठीक है, सेरेना विलियम्स बन गई है। तो सेरेना विलियम्स दोस्तों, ठीक है, CFDA फैशन आइकन प्राप्त करने वाली पहली एथलीट बन गई है। इन्हें देखा जाए खेल की दुनिया का गॉड कहा जाता है और ये भारत, ये जो है इस नाम से मशहूर है सेरेना विलियम्स, और इन्होंने 2023 में CFDA फैशन अवार्ड में CFDA फैशन आइकन अवार्ड जो है उससे सम्मानित इन्हें किया गया और यह प्रतिष्ठित पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली एथलीट भी बन गई, ध्यान रखिएगा। ये सम्मान सेरेना विलियम्स को, ठीक है, जेंडिया, नाओमी कैंपबेल, बेयोंसे और रेहाना जैसे जो है पिछले CFDA फैशन आइकन पुरस्कार विजेताओं के समूह में रखता है। अगर हम बात करें सेरेना विलियम्स का अगर करियर की, तो दोस्तों इन्होंने 27 साल के शानदार पेशेवर करियर के दौरान इन्होंने टेनिस कोर्ट के अंदर और बाहर इन्होंने एक बोल्ड फैशन ट्रेंड भी बनाया था। और इतना ही नहीं दोस्तों, इनका एक फैशन ब्रांड भी है। ठीक है, इन्होंने चूंकि टेनिस क्षेत्र में, स्पोर्ट्स के क्षेत्र में तो इन्होंने बहुत सारी उपलब्धि हासिल किया और फैशन के भी प्रति इनका काफी ज्यादा जुनून रहा। और इसी को आगे देखकर इन्होंने 2019 में दोस्तों एक कपड़े का अपना ब्रांड बनाया था, S by सेरेना। ठीक है, तो फैशन के भी तरफ इनका काफी रुझान रहा है सेरेना विलियम्स का। और टेनिस की तो ये आप लोग एकदम ही आप जानते मशहूर एक खिलाड़ी हैं और इन्होंने CFDA फैशन आइकन प्राप्त करने वाली पहली एथलीट बन गई। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। इसी के साथ साथ एक अवार्ड की बात करें, चूंकि उनको भी एक अवार्ड मिला। यहाँ पे दोस्तों बात करते कलाकार पुरस्कारों का 9वां संस्करण था, जिसमें जो है, ठीक है, जिसका आयोजन बेंगलुरु में किया गया और इसमें जो है 19वें संस्करण में जो है पुरस्कार जो दिया गया है, एक प्रमुख जो है कोंकणी गायक है, गीतकार है, संगीतकार है, जिनका नाम है अपोली नारिस डिसूजा। ठीक है, अपोली नारिस डिसूजा को कलाकार पुरस्कार के 19वें संस्करण में सम्मानित किया गया। ठीक है, और ये जो पुरस्कार समारोह था दोस्तों, ये 5 नवंबर को आयोजित किया था कलागन मंगलुरु में एक सार्वजनिक कार्यक्रम के दौरान इस पुरस्कार से इन्हें सम्मानित किया गया। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों कि निम्न में से किस राज्य सरकार ने हार्ट बलून परियोजना शुरू की है। तो हार्ट बलून परियोजना किस राज्य सरकार ने शुरू किया है, ऑप्शंस आपके सामने है दोस्तों। और इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो ध्यान रखिएगा, हरियाणा। हरियाणा सरकार ने दोस्तों जो है हार्ट बलून परियोजना की शुरुआत किया है। ठीक है, और ये जो है यहाँ की जो सरकार, यहाँ के जो मुख्यमंत्री दोस्तों मनोहर लाल खट्टर, उन्होंने, ठीक है, किस राज्य के जो ऊपरी भाग है जिसका नाम है पिंजौर, ठीक है, पिंजौर में एक हार्ट बलून परियोजना की शुरुआत किया है, उद्घाटन किया। उद्देश्य क्या है दोस्तों इस हार्ट बलून परियोजना का, तो उद्देश्य क्या है, तो राज्य में पर्यटन क्षेत्र को बढ़ावा देना। ठीक है, तो पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से ये हार्ट बलून परियोजना जो है ये शुरू की गई है हरियाणा सरकार के द्वारा। और ये जो है जिसकी शुरुआत जो की गई है राज्य के उत्तरी भाग पिंजौर से किया गया है। और किसके द्वारा किया गया है, तो ये जो है हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के द्वारा किया गया। पिंजौर दोस्तों इसका पुराना नाम है पंचपुरा और ये वही स्थान है जहां पांडव महाभारत से पहले जो है अपने निर्वासन के दौरान रुके थे, इसी स्थान पे रुके थे। ठीक है, और इसी का नाम पिंजौर है और ये जगह फेमस है। तो ये हार्ट बलून परियोजना जो है हरियाणा सरकार के द्वारा शुरू की गई है। अगला प्रश्न है दोस्तों कि किस बैंक को बिजनेस चेंज मेकर ऑफ द ईयर 2023 से सम्मानित किया गया है। तो बिजनेस चेंज मेकर ऑफ द ईयर 2023 से किसे सम्मानित किया गया, ऑप्शंस आपके सामने दोस्तों, जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर करिए। ऐसा करेक्ट आंसर है दोस्तों भारतीय स्टेट बैंक, माफ करिएगा दोस्तों, इसका जो करेक्ट आंसर है सी है। ठीक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, देश का जो सेंट्रल बैंक है, उससे बिजनेस चेंज मेकर ऑफ द ईयर 2023 से सम्मानित किया गया है। यहाँ में भारतीय रिजर्व बैंक दोस्तों से चेंज मेकर ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और इसने जो है इन्हें जो ये पुरस्कार दिया गया देश में वित्तीय स्थिरता को बनाए रखने के लिए जो एक तरीके से केंद्रीय बैंक की जो भूमिका रही है उसको लेकर के ये सम्मान जो है सम्मानित किया गया है।
इस पुरस्कार को प्राप्त किसने किया? तो आरबीआई के जो गवर्नर है शक्तिकांत दास, उन्होंने इस पुरस्कार को सम्मानित किया है। और ये पुरस्कार दोस्तों 3 नवंबर को नई दिल्ली में दिया गया, आईटीसी मौर्या में एक आयोजित किया गया था, ठीक है, अवार्ड जिसका नाम है हिंदू बिजनेस लाइन चेंज मेकर अवार्ड 2023 में उन्होंने भाग लिया था, जिस दौरान ये जो है पुरस्कार उन्हें दिया गया, ठीक है। तो चेंज मेकर ऑफ द ईयर पुरस्कार किस बैंक को दिया गया? भारतीय रिजर्व बैंक को दिया गया। अब भारतीय रिजर्व बैंक के बारे में बात कर लेते हैं दोस्तों, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो भारतीय रिजर्व बैंक जो कि देश का केंद्रीय बैंक है, इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। किस प्रावधानों के तहत? तो यहाँ पे भारतीय जो है रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के प्रावधानों के तहत इसकी स्थापना की गई थी। और प्रारंभ में जो इसका हेडक्वार्टर था दोस्तों, इस केंद्रीय कार्यालय का हेडक्वार्टर प्रारंभ में कोलकाता था जब इसकी स्थापना की गई थी। आगे चलकर के 1933 में जो है अस्थायी रूप से इसका जो हेडक्वार्टर कर दिया गया मुंबई में। हेडक्वार्टर का है वर्तमान में मुंबई में है, ठीक है। और यहाँ पे जो प्रारंभ में तो ये निजी स्वामित्व वाला बैंक था, लेकिन ठीक है 1 जनवरी 1949 को, ठीक है, ये क्या किया गया? आरबीआई को जो है नेशनलाइजेशन कर दिया गया, राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। और इसके जो है इस पर पूर्ण स्वामित्व दोस्तों किसका हो गया? दोस्तों आरबीआई, यहाँ पे भारत सरकार का हो गया। चलिए अब आप मुझे बताइए कमेंट बॉक्स में कि आरबीआई की जो स्थापना की गई थी उसके लिए एक कमीशन बना था, ठीक है, एक समिति बनी थी। उस समिति का, ठीक है, अध्यक्षता किसने की थी? किस समिति के सुझाव के आधार पर, ठीक है, किस समिति के सुझाव के आधार पर आरबीआई की जो है स्थापना की गई थी? कमेंट बॉक्स में आंसर करें। अगला प्रश्न है दोस्तों कि हाल ही में भारतीय तटरक्षक बल के किस जहाज को सेवा मुक्त कर दिया गया है? तो किस जो है जहाज को सेवा मुक्त कर दिया गया? ऑप्शंस आपके सामने दोस्तों, और इसका करेक्ट आंसर है संग्राम, ठीक है। संग्राम जो है जहाज को, ठीक है, सेवा मुक्त कर दिया गया है। तो भारतीय तटरक्षक जहाज है संग्राम को पूरे सम्मान के साथ क्या किया गया दोस्तों? सेवा मुक्त कर दिया गया। और सेवा मुक्त करने के लिए, ठीक है, एक आयोजन किया गया था गोवा के मार्मागुआ पोर्ट अथॉरिटी में, ठीक है, अथॉरिटी जेटी में एक पारंपरिक सशस्त्र बल समारोह के दौरान जो है इसे सेवा मुक्त किया गया। इस समारोह, इस मौके पर कई जो है सम्माननीय अतिथि मौजूद थे। और इससे पहले भी दोस्तों बात करें, 4 नवंबर की बात करते हैं, तो भारतीय तटरक्षक जहाज है दोस्तों जिसका नाम है समर, ठीक है, समर को भी जो है कोच्चि में भारतीय तटरक्षक जेटी पर पूरे सम्मान के साथ सेवा मुक्त किया गया था। तो इसे देखिए गोवा के मार्मागुआ में आयोजित समारोह के दौरान, ठीक है, जहाज संग्राम को जो है सेवा मुक्त किया गया, वहीं जहाज समर को जो है कोच्चि में जो है सेवा मुक्त किया गया। अगर हम बात करें जहाज संग्राम को कमीशन कब किया गया था दोस्तों, तो 14 फरवरी 1996 को, ठीक है, उस समय जो तत्कालीन जो है प्रधानमंत्री थे पीवी नरसिम्हा राव द्वारा जो है गोवा में कमीशन किया गया था। और इसे कमांडर कोस्ट गार्ड क्षेत्र के परिचालन कमान के तहत मुंबई में स्थित था, ठीक है। इसके अलावा ये भी है जो भारतीय तटरक्षक बल की एक प्रेस विज्ञप्ति है, उसके अनुसार देखा जाए तो इस जहाज को 2009 में कोच्चि में दोबारा क्या किया गया था? स्थापित किया गया था, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, गोवा के मार्मागुआ पोर्ट में, तो ये ध्यान रखिएगा जहाज जो है संग्राम और जहाज समर। इसी के साथ साथ चूंकि हम डिफेंस की बात करें तो एक और भी बात कर लेते हैं दोस्तों। अभी हाल ही में प्रलय बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया अब्दुल कलाम द्वीप से, ठीक है, किसके द्वारा किया गया? तो डीआरडीओ ने किया। तो यहाँ पे डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, ठीक है, डीआरडीओ ने, ठीक है, क्या किया है? ठीक है, प्रलय बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है अब्दुल कलाम द्वीप से। अब्दुल कलाम द्वीप की बात करें दोस्तों तो ये उड़ीसा में स्थित है और इससे पहले किस नाम से जाना जाता था? तो व्हीलर द्वीप के नाम से जाना जाता था। अगर हम बात करें प्रलय बैलिस्टिक मिसाइल की, तो ये सतह मार करने वाली, ठीक है, सतह से सतह यानी कि सरफेस टू सरफेस जो है मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल है। और इसकी मारक क्षमता की बात किया जाए तो ये 350 से लेकर के 500 किलोमीटर तक की इसकी मारक क्षमता है। और इसका भार कितना ये वहन कर सकता है? तो 500 से लेकर के 1000 किग्रा का भार ये जो है वहन कर सकता है। प्रलय दोस्तों एक ठोस ईंधन द्वारा संचालित है और यहाँ पे पृथ्वी रक्षा जो है वाहन पर ये आधारित मिसाइल है। डीआरडीओ के द्वारा जो है इस तरह से इसको दोस्तों विकसित किया गया है कि ये क्या जो इंटरसेप्टर मिसाइल भी होगा दोस्तों उसको भी ये चकमा देने में सक्षम है, ठीक है। प्रलय दोस्तों हवा से कुछ दूरी तय करने के बाद अपना मार्ग परिवर्तन करने में भी सक्षम है। ऐसा नहीं दोस्तों कि जिधर इसको भेजा जाएगा उधर ही अपना मार्ग भी चेंज कर सकती है, रूट भी चेंज कर सकती है। ये ठोस प्ररोधक सॉलिड लिक्विड, ठीक है, यहाँ पे रॉकेट मोटर के साथ ही अन्य अत्याधुनिक तकनीकी का उपयोग किया गया है इसमें, ठीक है। ठीक है, ध्यान रखिएगा डिफेंस से रिलेटेड काफी ज्यादा न्यूज में चीजें रही हैं, हम लोगों ने बातें किया इसमें। तो प्रलय बैलिस्टिक मिसाइल का भी जो है सफल परीक्षण किया गया अब्दुल कलाम द्वीप से, ठीक है, जिसे हम व्हीलर द्वीप के नाम से जानते हैं, उड़ीसा में स्थित है। चलिए आज का लास्ट हमारा प्रश्न जो कि स्पोर्ट्स से रिलेटेड है कि निम्न में से किस टीम ने सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी जीती है?
तो सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी जो है किस टीम ने जीता है, ऑप्शंस आपके सामने है। पहली बार जो है पंजाब ने इस टीम को जीता है, बड़ौदा को हरा करके। तो सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी ने देखा जाए पंजाब ने बाजी मार ली है। फाइनल में जो है पंजाब ने किसको हराया दोस्तों, बड़ौदा को 20 रन से शिरकत देकर घरेलू टूर्नामेंट की T20 ट्रॉफी पर खिताब अपने नाम कर लिया है। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी जो है क्रिकेट से रिलेटेड है, और ये ध्यान रखिएगा इसमें जो है किस टीम ने जीता है, पंजाब ने पहली बार इसको जीता है बड़ौदा को हरा करके। और ये ध्यान रखिएगा अगर सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी जैसा कि एग्जाम में भी पूछा जाता है कि ये किससे किस खेल से संबंधित है, तो ये घरेलू क्रिकेट प्रतियोगिता है और इसका आयोजन जो किया जाता है वो BCCI के द्वारा किया जाता है। और इसका जो आयोजन किया गया इस वर्ष 5 शहरों में किया गया है। पंजाब जो है इस साल विजेता बनी इस ट्रॉफी की, और जो है सर्वश्रेष्ठ ट्रॉफी का जो सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी बने दोस्तों वो पंजाब के जो है अभिषेक शर्मा को घोषित किया गया। और ट्रॉफी में सबसे अधिक जो रन बनाया है, ठीक है, असम टीम के रियान पराग ने बनाया है। सबसे अधिक विकेट जो है लिया है वो किसने, हैदराबाद टीम के रवि जो है तेजा ने लिया है। और इसमें कुल 39 टीमों ने भाग लिया है। 2022 में सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी जो है किसने जीता था दोस्तों, ये जीता था मुंबई ने जीता था, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा दोस्तों कि सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी क्रिकेट टूर्नामेंट इस बार किसने जीता है, जो कि घरेलू स्तर पर होने वाला क्रिकेट प्रतियोगिता है, पंजाब ने जीता है दोस्तों। इसी के साथ साथ एक अन्य बात भी कर लेते हैं दोस्तों, जैसा कि हमने पहले भी चर्चा किया है कि एशियाई तीरंदाजी चैंपियनशिप का आयोजन थाईलैंड के बैंकॉक में किया गया। और फाइनल में देखा जाए भारत ने जो कि 3 स्वर्ण यानी कि 3 गोल्ड और 1 सिल्वर और 3 कांस्य पदक जीते। इसके साथ कुल कितने पदक जीत लिए दोस्तों, तो 7 पदक जीत करके जो है इस अभियान को समाप्त किया। तो चूंकि एशियाई तीरंदाजी चैंपियनशिप का समापन हो गया और भारत ने टोटल 7 पदक जीते हैं, ठीक है, इसमें जो कि बैंकॉक में आयोजित किया गया। चैंपियनशिप में अंतिम जो दिन भारत के कंपाउंड स्पर्धा में 3 स्वर्ण सहित जो है 5 पदक जीते हैं। महिलाओं की टीम के मुकाबले, ठीक है, महिलाओं की टीम मुकाबले में कौन कौन था, ज्योति सुरेखा वेनम, प्रणीत कौर, अदिति गोपीचंद स्वामी ने जो है चीनी ताइपे की टीम पर रोमांचक जीत दर्ज कर स्वर्ण पदक जीता है। ठीक है, प्रणीत कौर ने महिलाओं की एकल स्पर्धा में भी अपनी हम वतन ज्योति सुरेखा वेमन को हराकर जो है स्वर्ण पदक हासिल किया है। तो ये कुछ अन्य जो है करंट अफेयर थे जो कि स्पोर्ट्स से रिलेटेड थे और आपके एग्जाम के लिए भी जरूरी थे। तो दोस्तों ये था आज का हमारा 10 MCQ। बात कर लेते हैं फैक्ट्स ऑफ द डे की। फैक्ट्स ऑफ द डे में हमारा सबसे पहला फैक्ट है कि भारत में चुनावी बांड भुनाने के लिए एकीकृत एकमात्र बैंक है कौन, भारतीय स्टेट बैंक है। अंतरराष्ट्रीय खनन और संसाधन सम्मेलन 2023 आयोजित हुआ, कहाँ आयोजित हुआ, ऑस्ट्रेलिया में आयोजित हुआ। यहाँ पे देखें, बात करें दोस्तों IFFI यानी कि इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया 2023 की शुरुआत किस फिल्म से होगी, तो कैचिंग डट्स से होगी। ग्रिगोर दिमित्रोव को हराकर 7वां पेरिस मास्टर खिताब जीता, किसने जीता, तो सर्बिया के नोवाक जोकोविच ने जीता है। वनडे विश्व कप इतिहास में सबसे तेज दोहरा शतक लगाने वाले खिलाड़ी बन गए हैं, कौन बन गए हैं, ग्लेन मैक्सवेल जो है बन गए हैं। तो दोस्तों ये था आज का हमारा करंट अफेयर। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा तो शेयर कर दीजिए। बाकी आज का आप लोग खूब दिवाली की जो है एंजॉय करिए, खूब पटाखे फोड़िए, खूब मिठाइयाँ खाइए, एंजॉय करिए। मेरी शुभकामनाएं आप सभी लोग के साथ है। फिर मिलते हैं दोस्तों अगले दिन। चलिए दोस्तों,